दोस्तों श्यामलाल आज दोपहर के 1 बजे ही घर पर वापस आकर पहुंच जाते हैं और घर में मौजूद थी लड़के की बहू निशा। वो पूछती है अपने ससुर से कि आज ससुर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो काम पर गए थे। तो वो कहता है कि बहू तुम्हारी काम की चीज़ लेकर आया हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ, इसी वजह से मुझे आज बहुत जल्दी ही वापस आना पड़ गया। बहू कहती है कि वो क्या है सबसे बड़ी समस्या जिनका मुझे लेके आया हो। बहू का जो मुंह लटकाते हुए उन्हें कहती है। तो वो कहते हैं कि बाबूजी आप कैसी बात करते हो, आप नहीं जानते हो कि मैं अभी जो मेरी गोद है वो सूनी है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, इसका क्या समाधान है और आप क्या लाए हो मेरे लिए। श्यामलाल कहता है कि यह देखो, एक शीशी आगे करते हुए उसमें जो तेल है, और उसने कहा कि मुझे एक बाबा ने दिया है और यह बहुत ही चमत्कारी तेल है। अब निशा पूछते हैं कि वो कैसे बाबूजी, कैसे इस्तेमाल करना है इस तेल को। तो दोस्तों उनके जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि इनको जो तुम्हें अंदर से मालिश करनी है और सब कुछ है जो ठीक हो जाएगा, तुम्हारी समस्या है जो एकदम समाप्त हो जाएगी और उसके बाद तुम माँ बन जाओगी। माँ दोस्तों निशा के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट अजीब सी आ जाती है और उनका चेहरा है जो खिल उठता है। कहती है कि ससुर जी आपने तो यह बहुत अच्छी बात बताई है, जल्दी दीजिए मुझे, ये क्या दवा लेके आए हैं जो मैं तुरंत इस दवा को जो इस्तेमाल कर लेती हूँ। उनका ससुर कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। निशा पूछती है कि क्यों। तो कहता है कि यह जो तेल है तुम्हें अपने हाथों से नहीं लगाना है, इसे जो वह कोई तुम्हारे लिए वहाँ पर लगाएगा और वो इस तेल से उसकी मालिश करेगा। तो वह कहती है कि अगर आप ऐसा है तो ठीक है, आप मुझे दीजिए, शाम को जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं अपने पति से जो है ये तेल को इस्तेमाल करवा लूँगी, ये तेल है जो रात में लगवा लूँगी। तो कहता है कि बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ये चमत्कारी तेल है और जो बाबा ने मुझे दिया है इसका जो असर है सिर्फ 2 घंटे तक रहेगा और 2 घंटे के अंदर अंदर जो इस तेल को लगाना। तो वह कहती है कि फिर क्या करें। तो वह कहता है कि साथ में एक मंत्र भी दिया है, तो मैं नहीं बता सकता वो मंत्र, इसे लगाते हुए मुझे इसका जो बोलना पड़ेगा, तभी इस तेल का जो असर है वो हो पाएगा। निशा जो बिल्कुल चुप हो जाती है, कहती है कि बाबूजी अब क्या करें। वो कहता है कि तुम, इसमें क्या बात है, मैं हूं ना, मैं ही इस तेल को जो लगा देता हूँ। निशा है वो संकोच में आ जाती है और कहीं ना कहीं उसे जो शर्मिंदगी महसूस होती है। कहती है कि बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि देखो निशा, घर पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ, और इस बात में इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा। तुम सोच लो, तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर घर में दूसरी सौतन चाहिए। बस वह सौतन का नाम सुनते ही जो निशा है वो बिल्कुल हार जाती है। उसका कारण क्या था आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर देखना है, और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा जो हौसला है वो बिल्कुल अफजाई रहे और हम रोज़ आपको एक वीडियो लाते। दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम इस कहानी को जो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों निशा कहती है कि ठीक है ससुर जी, आप जैसा ठीक समझें, और उसके बाद जो श्यामलाल होता है वह घर के जो दरवाजे हैं उनको लॉक कर देता है और उसके बाद वह पहुंच जाता है निशा के साथ कमरे में। निशा से कहता है कि अब तुम जो हो बिल्कुल साड़ी और इन सबको उतार दीजिए। जो निशा है वो नज़रें नीची कर लेती है, शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह अपने ससुर की जो बात है उसको मान लेती है। उनका ससुर उनसे कहता है कि जैसे जैसे मैं कहूँ आपको सिर्फ ऐसा ही करना है, और इस कहानी में जो कुछ होता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है और आपको जो हिला कर रख देगा। ये मामला क्या है, यह घटना क्या है, विस्तार से कहानी के अंत तक जरूर बना रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कहानी में आपको बहुत बड़ी एक सीख छुपी हुई है, तो आप उस सीख को जरूर सुन के जाना है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी जिले उत्तर प्रदेश में एक गांव के रहने वाला एक परिवार के घर में एक पत्नी होती है शांति देवी, और उनका बेटा होता है सुरेश कुमार। बेटा है जो उनका श्यामलाल जो होते हैं। तो तीनों जो लोग थे सिर्फ परिवार में, और 3 लोगों का एक छोटा सा बिल्कुल छोटा परिवार था, और जो उनके बेटे थे वो बाहर मजदूरी काम करके काम किया करते थे, और जो सुरेश है वो शहर में कपड़े की दुकान किया करता था, और माँ उनकी जो शांति देवी थी वह खेतों में चली जाती थी। और जैसे ही कुछ दिहाड़ी मजदूरी का काम जो उनका पिता था श्यामलाल किया करता था, अब बेटा जब शादी के लायक हो चुका था तो उनके हिसाब से अब लड़की की जो तलाश है वो शुरू कर देते हैं, और तलाश उनकी एक दिन ख़त्म हो जाती है। लड़की का नाम होता है निशा। वो एक गरीब और किसान मजदूर की बिल्कुल
पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। दोस्तों जो श्यामलाल है वो घर पे आके उनको बताता है कि एक बहुत ही अच्छी लड़की मैंने देखी है और दोस्तों वो हमारे बेटे के लिए बिल्कुल लायक रहेगी। दोस्तों अब उनकी शादी हो जाती है और जो उनका पति है लड़का यानी उनका सुरेश, वो बाहर मजदूरी के लिए चला जाता है और उनकी जो माता जी हैं वो दिहाड़ी पे काम करने के लिए खेतों में चली जाती है और दोस्तों जो श्यामलाल है वो दिहाड़ी पे काम किया करता था। लेकिन शादी के बाद जो नवयुवक होते हैं यानी नई जोड़ी होती है, प्यार के अलावा कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं। दोस्तों इस मामले में जो सुरेश है वो बिल्कुल मार खा जाता है और जो सुरेश कहीं ना कहीं जो संबंध को कायम करने में जो सक्षम नहीं होता है। निशा जो है जो पूर्ण रूप से जो बल्कि उनकी जो ममता की गोदी भर नहीं सकता था, वो दोस्तों अब इस चीज़ को लेकर उनकी पत्नी निशा है जो मायूस हो जाती है और जो उनका ससुर होता है निशा का, वो अपनी बहू पे बिल्कुल जान न्यौछावर करता था। उनके सारे सपने पूरे हो गए। दोस्तों उनका जीवन है बड़ी एक सुख शांति के साथ में कटने लगता है और वक्त बीतने के साथ साल उनकी शादी को 3 वर्ष हो जाते हैं और 3 साल बीतने के बाद भी जब निशा की जो गोदी है वो नहीं भरती है तो तब अफसोस होता है कि महिलाएं जो उन्हें जो ताना देना शुरू कर देती हैं। अक्सर महिलाओं का काम ही क्या होता है, आस पड़ोस की आंटी जो होती हैं वो सिर्फ उनके पास में यही गिबत होती थी कि देखो फलानी की जो बहू है उनकी जो गोदी अभी तक नहीं भरी है, 3 साल हो गए हैं। पहले जो उनकी सास थी वो बातों में लोगों को जो टाल देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है जो अब सास के अंदर भी जो उन्हें चोंटने लगी थी और अब उसके भी दिल में यह बात आने लगी थी और वह निशा को बार बार अब ताना देना शुरू कर देती है। प्यार और जो स्नेह है जो उनकी सासू को उनको दिल में दे के रखना चाहिए था, अब धीरे धीरे वो खत्म होने लगा था। अब सारा दिन किसी ना किसी बात पर जो निशा को ताने दिया करती थी उनकी सास होती है जो शांति देवी, और वक्त बीतने के साथ साथ जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो तब दोस्तों जो उनकी सास होती है शांति देवी की उम्मीदें हैं जो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो जाती हैं और वह सोच लेती है कि ये जो लड़की है ममता, यह उसको घर के आगे का जो चिराग है उनको नहीं जला पाएगी। शायद यह नहीं ऐसा कर पाई और ना ही यह कभी जो माँ बन पाएगी, क्योंकि यह जो औरत है यह बांझ है और इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो अपने बेटे सुरेश का दूसरा शादी कराएगी। ये बात वो अपने पति से करती है तो जो श्यामलाल जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब ये बात निशा से कहती है तो निशा बिल्कुल जो मायूस हो जाती है और सुहुर जाती है और कहती है कि तुम गोदेरी नहीं कर सकती हो, अगर तुम्हें मुझे इस घर का वारिस नहीं दिया तो मैं अपने बेटी की जो दूसरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि मुझे जो घर का बच्चा किसी भी हाल में चाहिए और उसके बाद तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें क्या करना होगा, रहना होगा नहीं रहना होगा या फिर अपने मायके चले जाना है। निशा है जो अब रोने लगती है, आखिर वह करे तो क्या करे, अब यह हर दिन का ही हो गया था। और जो सास थी वो पूरी जिद पर अड़ी हुई थी कि दूसरी बहू लाकर ही रहेंगे। दोस्तों जो निशा का पति के साथ रोती है, लेकिन जो उनका पति सुरेश था अब उनकी माँ के आगे एक भी नहीं चलती और जो उनकी माँ कहती थी वो ही उस घर में सिर्फ होता था। दोस्तों एक दिन की बात है जब निशा अपने ससुर के सामने बैठकर बोला करती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि बाबूजी आप ही कुछ कीजिए, माँ ये कैसी बातें करती हैं, भला इसमें मेरी क्या गलती है। और बातों बातों में जो निशा जो है वो बता भी देती है दोस्तों के जो श्यामलाल की इसमें गलती किसकी है। उनको पता लग जाता है कि उनका बेटा है जो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है और यह बात जैसे ही श्यामलाल सुनता है तो समझ जाता है कि उसका जो बेटा सुरेश है उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। दोस्तों अब यहीं से जो घर की कहानी है बदलने लग जाती है। अब जो श्यामलाल होता है वो अपनी बहू के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है और उनकी बहू जो होती है निशा, अब वह अपना दुखड़ा है जो किसके सामने बैठकर रोती है, सिर्फ और सिर्फ अपने ससुर श्यामलाल के साथ। अब उनके साथ में जैसे ही उनकी नज़दीकियों का पता चलता है तो उनके गले लग लग कर जो उन्हें दोस्तों एक तरीके से उन्हें जो दिलासा देते थे और इसी बहाने उनके शरीर को भी छूना शुरू कर देता है। दोस्तों एक दिन वो अपनी बहू निशा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं करूँगा और इस घर में तुम्हारी कभी कोई सौतन भी नहीं आएगी। तुम्हारी कोख से जो बच्चा होगा, ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा जो खुशी हो जाती है और कहती है कि बाबूजी आप ऐसा क्या करेंगे। तो वह कहता है कि तुम तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम थोड़ा इंतज़ार करो,
दोस्तों कुछ समय बीतता है और सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी सास है जो शांति देवी, वो भी काम पर गई थी, और जो उनका पति था सुरेश, वो भी काम पर निकल गया था। श्यामलाल भी काम पर निकल गया था, लेकिन दोपहर के 1 बजे के करीब आधे दिन में ही जो श्यामलाल है वो घर लौट आता है, और उनकी बहू जो निशा है पूछती है कि बाबूजी तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। तो वो एक काला धागा लेकर आया हुआ था। जेब से वो काला धागा निकाल करके दिखाते हुए कहता है कि बहू ये देखो। तो कहती है कि क्या है। वो कहता है कि एक ऐसा धागा है जिसे हम चमत्कारी धागा कहेंगे। ये समझ लो कि तुम्हारी अच्छे दिन जो अब आने वाले हैं, और आपकी जो गोद है वो भी भर जाएगी, यानी कि अब आप माँ बनने वाली हो। दोस्तों उनकी बहू कहती है कि लाओ ये धागा मुझे दे दो। तो और वह धागा कमर के नीचे बांधना है, और ऐसा बांधना है कि किसी को जो नज़र ना आए। फिर इसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू बहुत जल्द हो जाएगी, और तुम्हारी जो बच्चा बनने की जो आशंका है वो पूरी हो सकती है। तो वो कहती है कि लाइए बाबूजी धागा दीजिए, मैं बांध लेती हूँ। तो उनका पिता कहता है कि नहीं, तुम यह नहीं बांध सकती, क्योंकि बाबा ने मुझे जो मंत्र दिया है, मुझे जो मंत्र के साथ में ही यह धागा बांधना होगा। अब बहू है जो बिल्कुल ही ज़्यादा मायूस हो जाती है, कहती है कि बाबूजी आप कैसी बात करते हो। तो वह कहता है कि आप जो यही डायलॉग बोला कि कौन तुम्हारे अलावा, और धागा थी तो बांधना है, इसमें कौन सी जो बड़ी बात है। तो वो कहती है कि ठीक है आप बांध दीजिए। और अगली जो साड़ी के ऊपर कैसे बांधूं। तो कहती है कि बाबूजी क्या करें। वो कहता है कि साड़ी उठाओ, मुझे अंदर से बांधना है। निशा है अब जो काफ़ी शर्मा जाती है, और कुछ सोचती समझती उनसे पहले ही जो श्यामलाल है खुद उनकी साड़ी को हटा देता है, और फिर अंदर हाथ डाल करके उसकी कमर में वो धागा बांध देता है। दोस्तों जो निशा थी वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है और कुछ नहीं कह पाती है, और धागा बंध जाता है। और बंधने के बाद पूरे शरीर को वो छूने की कोशिश करता है, लेकिन निशा उनके इरादे समझ नहीं पा रही थी। अब जो निशा है वो खुश होकर कहती है कि यह बात किसी को बताना नहीं, अपने पति को भी नहीं बताऊंगी मैं, और आप भी किसी को नहीं बताना है। ये बात है सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। तो दोस्तों उनका ससुर कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। आज से 4 दिन के बाद एक और प्रक्रिया होनी है, और उसके बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। दोस्तों जो निशा होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और 4 दिन के बाद वो दिन आ पहुंचता है। आपको मैंने जो कहानी की शुरुआत में बताया था, जो श्यामलाल है तेल लेकर आता है, और उस कहानी की शुरुआत में मैंने आपको जो बता दिया था, लेकिन उसको मैं दोहराऊं कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप कन्विंस करते हैं। दोस्तों वो कमरे में लेकर उनको चला जाता है, और फिर वहां जाने के बाद कपड़ा हटाने के लिए कहता है, और जो ममता है वो भी ऐसा ही करती है, और वो अपनी साड़ी हटा करके बिल्कुल ही जो है बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है, यानी बिना कपड़ों के वहाँ बेड पर लेट जाती है। उसके बाद जो उनके ससुर होते हैं वो भी अपने जो वस्त्र हटा देता है, और फिर बैठ करके वे तेल निकाल करके वह जो कमर से नीचे तक ममता की जो मालिश करने लगता है, उसी तेल से वह कुछ इस तरह से वो खेल खेलता है कि ममता है जो उस चीज़ में काफ़ी बेचैन होने लगती है, और इस वजह से जो निशा को करता है कि एकदम निशा पागल हो जाती है, और फिर निशा अपनी कंट्रोल है जो खो बैठती है। जब दोस्तों श्यामलाल ने सोचा तो अब काम बिल्कुल सफल होने वाला है, तो उसके बाद जो उनका ससुर होता है उस पर हावी हो जाता है, और निशा भी उसे रोकने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थी। चूँकि वह पहले ही जो है पागल हो चुकी थी, इसलिए वह उसे रोकती भी नहीं, और जो श्यामलाल है जो करना चाहता था और वह उसे करने देती है, उसे पूरा सहयोग देती है, और पूरा जो उन्हें जो आनंद है वो मिल जाता है, यानी कि दोस्तों वो उसमें गोता लगाना शुरू कर देता है। दोस्तों अब जो निशा है कहती है कि बाबूजी आप क्या करने आए थे, और यह सब क्या कुछ हो गया है। और उनका ससुर से कहती है कि अब बहुत सही हुआ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे और मेरे अलावा यह कौन भला, किसको क्या ही पता लगेगा। निशा को अब कुछ समझ में आने लगा था, और वह कहती है कि ठीक है बाबूजी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सच सच मुझे बताइएगा, क्या सच में आप किसी बाबा ने ये तेल दिया। दोस्तों इसको लेकर के वो बिल्कुल हल्की सी मुस्कान आती है उनके चेहरे पर, और कहता है कि कोई बाबा नहीं है बहू, और ना ही किसी बाबा ने मुझे तेल दिया है। बाबा ने सिर्फ मुझे धागा नहीं दिया, और कुछ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए प्रक्रिया की है। और दोस्तों वो कहता है कि देखो बहू, मेरा बेटा तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता, और तुम्हें बच्चा चाहिए, या फिर तुम्हारे इस घर में तुम्हारे लिए सौतन आएगी। दोस्तों उनकी जो कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी है जो बर्बाद हो जाएगी, ये वो फलान ढिकाने ऐसा करके उसे फिर से बहला लेता है,
और तुम यहाँ रह नहीं पाओगी, या फिर तुम अपने पिता के घर चली जाओगी। पति को छोड़कर आई हुई लड़की के घर में कैसी इज्जत होती है। तरह तरह की वो उनसे बातें करता है और बाद में आके वो कहता है कि बहू अब तुम्हें जो खुशियाँ चाहिए, फिर से जो ज़िंदगी का दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के जो निशा होती है वो कहती है कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ है मैं आपकी सब बातें मान लेती हूँ। और कहता है कि बहू, मैं जो तुम्हें बच्चा देने में आज भी जो सक्षम हूँ, अगर मेरे बेटे में कमी नहीं, तुम चिंता मत करो, 9 महीने के बाद तुम जो उनके हस्तक्षेप यानी बालक की माँ बन जाओगी। और इसके लिए जो मैंने काम किया है हमें वो बार बार करना होगा। लेकिन निशा होती है दोस्तों, सिर्फ उन्हें हर हालत में जो बच्चा चाहिए, क्योंकि उसके सर पर जो सौतन की तलवार लटकी हुई थी। बस यहाँ से लेकर के निशा के ससुर के साथ हैं वो गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं। दोस्तों जब उनका ससुर होता है वो दिन में अब काम से लौटकर जब भी आ जाता है और बहू के साथ में बहुत कुछ आनंद लिया करता था, यानी कि पूरा भरपूर मज़ा लिया करता था। उनको पता था कि अब इस घर में हमें देखने के लिए कोई नहीं है। जब लालच बढ़ता, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों दिन में तो ये लोग तरह तरह के काम करते थे, लेकिन लालच और इनके अंदर की आग कुछ इस तरह से बढ़ने लगी कि अब ये रात को भी सोने के बाद चुपके से जो बहू जो चली जाया करती थी और बाहर जो ससुर होता था, फिर वह काम मिलकर दोनों किया करते थे। दोस्तों 2-3 महीने के बाद वो उन्हें एक वक्त बीत जाता है और घर में खुशखबरी आ जाती है कि जो बहू है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो दोस्तों जो सुरेश को जो लग रहा था कि यह बच्चा जो है उसी का है, और सास को भी यही लग रहा था कि यह बच्चा है जो है वह सुरेश का ही है। अब जो सौतन की तलवार है जो निशा के सर से हट चुकी थी, अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दिन बीतने लगे और पूरे 9 महीने बीतने के बाद एक बहुत ही हष्ट पुष्ट और सुंदर एक बेटे को जो निशा जो जन्म देती है। अब सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका था, लेकिन दोस्तों जो सिलसिला है अब यह बदस्तूर जारी रहता है। दोस्तों अब यहाँ एक गलत रिश्ते हैं, अब कहाँ रुकने वाले थे। भला ही जो निशा का काम हो चुका था, लेकिन जो निशा को लत लग चुकी थी अपने बाबूजी के साथ में यह काम करने की, और उनके जो बाबूजी है उनको भी जो अब भूत सवार हो चुका था। लेकिन इसके बाद कुछ समय निकल जाता है और कुछ ऐसा होता है कि पूरा गांव हिल जाता है, पूरा गांव कांप जाता है। दरअसल जो सुरेश के परिवार में कोहरा पता चलता है कि यह जो श्यामलाल है इसने घर पर ही जो मतलब फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस को खबर दी जाती है, अब आकर के पहुंचती है तो पूरा गांव वहां पर जो इकट्ठा हो जाता है और देखते हैं कि श्यामलाल जो है एक फंदे से झूला हुआ है। जैसे ही उनकी बॉडी को उतारा जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो शुरुआत पुलिस की जो तफ्तीश का जो दौर है, जब शुरू में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जुटाती है तो पता चलता है कि वह सुरेश और उनकी माँ शांति देवी जो थे वे अपने मायके गए हुए थे, और सुरेश जो था वो अपने काम पर दिहाड़ी पर गया हुआ था। घर पर मौजूद थी सिर्फ और सिर्फ निशा और उनके बाबूजी। निशा से जब पूछताछ होती है तो निशा उस वक्त रो रही थी और रोते रोते पुलिस को बताती है कि वह जो अपने कमरे में बेटे के साथ सो रही थी, और पिताजी जो बाहर लौट गए थे, उन्होंने खाना खाया और वह अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद शाम को जब वो चाय के लिए बुलाने गई तो अपने ससुर को जो यानी श्यामलाल को उसने इस हालत में देखा, तो वो दौड़ती चीख पुकारती हुई बाहर भागी और पड़ोसियों को बुला के ले आई। उसके बाद दोस्तों सारी स्थिति है जो पुलिस के सामने ही अब सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। यह केस जो था सीधा सीधा जो है सुसाइड का ही लग रहा था, लेकिन घर से कोई लेटर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में जो सामने आता है दोस्तों, यह जो खुदकुशी वाली कहानी थी इस पर पानी फिर जाता है। अब पुलिस भी सख्ते में आ जाती है और तुरंत है जो हरकत में आती हुई रिपोर्ट को लेकर साफ साफ लिखा हुआ था कि मामला खुदकुशी का नहीं था, श्यामलाल का पहले गला घोंटा गया था और फिर उसके बाद इस दुनिया से इसको हटाया गया था। इस तरह से खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई जिसने उसे खुद सब कुछ किया हो, और पुलिस दल जो तुरंत है वह निशा को थाने लेकर आया और उसमें पूछताछ कर, उस वक्त जो निशा ने केवल अकेली थी, जब निशा ने कड़ाई से पूछताछ की तो निशा ने ज़्यादा देर पुलिस के सामने नहीं टिक पाई। दोस्तों जो उन्होंने जो कहानी सुनाई पुलिस को, वो इस तरह से निकल के सामने आती है कि उसके ससुर जो उसकी हत्या की गई, उसकी हत्या किसी ने नहीं बल्कि उसके जो बेटा है सुरेश कुमार
उसका चचेरा भाई जिनका नाम है अनिल कुमार, इन दोनों ने ही जो श्यामलाल को इस दुनिया से हटाया था। दोस्तों जब पुलिस है उनसे भी जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उसमें निकल के आता है, वो दोनों भाई बताते हैं कि दोस्तों इनका जो नाजायज़ संबंध चल रहा था यानी रिश्ता चल रहा था, जिसको लेकर के जो उन्हें पता था कि आगे चल के अगर गांव वालों को पता चलेगा तो हमारे जो परिवार है उसकी बदनामी हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद दोस्तों पुलिस है उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उन्हें जो जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। जो भी हम आपको मैसेज देते हैं वो समाज की जागरूकता के लिए देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।